नमस्कार सभी साथियों को। कुछ लोगों से मैं मिला अभी ब्रेक में, जिनसे 10 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी 2016 में। कुछ लोगों ने फ़ोटोज़ भी दिखाई और काफ़ी खुशी हुई मुझे, क्योंकि स्लीपवेल से जुड़े हुए मुझे 18 साल हो गए अभी। तो काफ़ी प्रोग्राम में काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ। महेश जी को देख के भी मुझे अभी याद आया। रहने वाला मैं उड़ीसा का हूँ एंड पैदाइश मेरी दिल्ली है, शादी मेरी हिमाचल में हुई है, तो बच्चे बड़े रिमिक्स हो जाते हैं उससे। लेकिन मुझे एक चीज़ का जैसे एहसास हुआ अभी, जब भी कोई रिटेल का प्रोग्राम करता हूँ, डीलर भाई की करता हूँ, स्लीपवेल जैसे कंपनी है, ऐसे 800 कंपनी के साथ में करता हूँ भारतवर्ष में, हर राज्य में, और विदेशों में भी 24-25 देशों में। तो जब जब ये डीलर कॉन्फ्रेंस होती है, रिटेल पार्टनर्स होते हैं, चैनल पार्टनर्स होते हैं, कई लोगों की बहुत तारीफ होती है। मैं तो कम समय के लिए जाता हूँ तो मुझे उतना ज्ञान नहीं होता बिजनेस कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन जो मैं उनके अधिकारियों से सुनता हूँ कि ये हमारे बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये हमारे बहुत अच्छे डीलर हैं, ये ऐसा ग्रो किया है, तो मिल के मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने देखा ऐसा क्या डिफरेंस होता होगा। मेहनत तो सारे करते हैं, जुड़ते सारे हैं ग्रो करने के लिए, और इन्वेस्ट किया है इस बिज़नेस में, और सारे बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ऐसा क्यों होता होगा? तो कारण तो खैर बहुत हैं, लेकिन मुझे अपने जीवन में जो समझ आया कि जब मैं उड़ीसा जाता हूँ दिल्ली से अपने घर, तो हमारा पुराना घर वो 3 माले का एक घर है वहाँ पे, तो एक फ्लोर रेंट पे है, बाकी 2 ऐसे खाली पड़ी होती हैं, बाकी हम सारे दिल्ली में रहते हैं। तो जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पे किसी काम से, तो कुछ ना कुछ वहाँ मैं ठीक करके आ जाता हूँ। जैसे आप लोग भी करते होगे अपने गांव में, कभी कोई मरम्मत कर दी, कहीं दरवाज़ा चेंज कर दिया, कहीं पे कुछ नए एसी लगवा दिए, कहीं गीज़र लगवा दिया, कुछ ऐसा। और ये किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं होती और किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं होती, किसी से सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए कि मैंने क्या किया। लेकिन जब मैं हिमाचल जाता हूँ, मेरे ससुराल, वहाँ तेवर चेंज हो जाता है। वहाँ फिर मैं सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके बीवी को गिनवाता हूँ कि आज एक सब्जी बनी थी, वो नहीं बनी, मेरे पसंद की नहीं है, ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ मैं दामाद हूँ और उड़ीसा में मैं बेटा हूँ। तो रिटेल में, डीलर्स में कुछ तो बेटे के तरह जुड़े होते हैं कंपनी के साथ, उनको आनंद भी ज़्यादा आता है, सम्मान भी ज़्यादा मिलता है, मेहनत भी ज़्यादा करते हैं और मुनाफा भी ज़्यादा होता है लॉन्ग टर्म में। अब कुछ होते हैं दामाद की तरह भी, पैसा ये भी कमाते हैं, आनंद की थोड़ी कमी होती है और लॉन्ग टर्म में थोड़े गिले शिकवे ज़्यादा हो जाते हैं। तो तय यही करना है कि बेटे के तरह रहना है या दामाद के तरह रहना है। चाहे धंधा कोई भी हो, किसी भी चैनल पार्टनर में मैंने अक्रॉस देखा, ग्लोबली यही फ़र्क है, माइंडसेट का फ़र्क है। इंसान में एक ही हूँ, तो नेचर वाइज में सेम हूँ, वो रोल के वजह से ना वो चीज़ें चेंज हो जाती है। तो जब कोई इंसान ऐसे रहता है, खास करके लोग व्यवहार में, जैसे आप लोग हो, आपको डेली लोगों से मिलना है और इसमें आपकी चॉइस नहीं है। ये बड़ी अजीब साइकोलॉजी है। पूरे 12 साल स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है, उसकी चॉइस होती है कि किससे वो दोस्ती करे, किससे नहीं करे। जो दोस्त वो बनाएगा 12 साल में, जैसे कोई 3 बनाता है, कोई 4 बनाता है, कोई 1 बनाता है, कोई 5 बनाता है, 12 साल वही दोस्त रहते हैं। 80-90% बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उसके साथ, हो सकता है उसने कभी बात नहीं की हो, जिंदगी भर भी नहीं की, क्योंकि चॉइस है। असली दुनिया में वो चॉइस खत्म हो जाती है। आप चुन नहीं सकते कौन आपके साथ जुड़ेंगे, किसके साथ आपको अच्छे से व्यवहार करना होगा, किसके साथ एडजस्ट करना होगा। ये ऐसे ही है जैसे आप लोग मोबाइल खरीदने हम जाते हैं, मोबाइल अपने चॉइस से खरीदते हैं। जो भी मेरा बजट है, जो भी मेरी चाहत है, उस हिसाब से मैं मोबाइल चुनता हूँ। आप सभी ने से खरीदा होगा। आप सोच के देखो, क्या हम कभी चार्जर चुनते हैं? दुकानदार को कभी कहते हैं कि यार चार्जर 2-4 कलर में दिखा दो, चार्जर थोड़े अलग अलग साइज के दिखा दो, जैसे मैं मोबाइल चुन रहा हूँ मैं चार्जर भी चुन लूँ? चार्जर हम चुनते नहीं। और उसका बेसिक कारण है, चार्जर मोबाइल के साथ आता है,
इसी तरह जब आप किसी कंपनी से जुड़ते हो, उसके अधिकारी चार्जर के तरह फ्री आते हैं। हो सकता है आपको पसंद हो सकता है ना हो तो बताना नहीं, अभी ड्रिंक्स के बाद बता सकते हो, वहां सहने लायक लोग हो जाएंगे तब, ठीक अभी नहीं बताना। अच्छा, सेम पर्सनल लाइफ में है कि शादी हम अपने मर्जी से करें, लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, ससुराल वालों का पूरा पैकेज चार्जर के तरह फ्री। लेकिन बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे कि बेटा तेरी बनती ना भी हो ना, बिगाड़ मत यार, एक भाईचारा के नाते रहो, सुख दुख में साथ रहो, मिल के रहने में भलाई है, बड़े बुजुर्ग कहते थे। लेकिन गर्म खून जो होता है तो फिर वो समझ नहीं आता कि नहीं मेरी बनती नहीं तो बनती नहीं, फिर बाद में आता है समझ कि ऐसा नहीं है। कारण क्या है? जो विनिंग टुगेदर है, या चार साहब ने भी महेश जी के लिए बड़ी अच्छी बातें कही है, बड़ा अच्छा सम्मान दिया। मुझे क्या लगता है, आपने देखा होगा, मैं 2-3 वीडियो के माध्यम से खाली आपको समझा दूंगा कई चीजें। बचपन से ना बच्चे को एक सिखाई जाती है कि भाई तुम ना करेक्ट रहो हर चीज में। बड़े घर पे आए पाँव छू लो, नमस्ते कर लो, 2+2 4 होता है, A फॉर एप्पल होता है। और बच्चे को स्कूल में 12 साल सिखाया जाता है कि तुम जितना करेक्ट जवाब दोगे ना, उतने नंबर तुम्हारे मिलेंगे। तो हमारी एक साइकोलॉजी हो जाती है, हमें हर चीज में करेक्ट रहना है। गाड़ी चलाएं तो बाईं तरफ चलाएं, ट्रैफिक का नियम का पालन करें, बैंक में खाता खोले तो उसके नियम के अनुसार करें, धंधा करें तो एक नियम के अनुसार करें। और अच्छी बात है, नियम से जब हम चलते हैं गलतियां कम होती है, नियम से जब चलते हैं तो हमें सम्मान मिलता है। लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। आपने धंधा करके देखा होगा, वो पर्याप्त नहीं है। आप सोचो, हमारे घर के पास कोई नाई होगा जहां हम जाते हैं, कई लोग सिगरेट पीते हैं तो कोई पनवाड़ी होगा, कोई किराने का स्टोर होगा। अब मेरे कोई बाल सेलिब्रिटी की तरह तो नहीं है, मुझे कोई हेयर स्टाइलिस्ट चाहिए, मैं 50-100 रुपए दूंगा, कोई भी काट देगा। फिर भी मैं किसी एक के पास जा रहा हूं बार बार, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ा करेक्ट वाला नाई है या उसके कोई मेथड है बड़ा अच्छा। उसके मेरे साथ एक जुड़ाव है, एक रिश्ता बन गया है मेरे साथ। मुझे याद है जब ये ब्लिंकिट आई ना दिल्ली में, जेप्टो ब्लिंकिट, तो मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो हमारे घर वालों के पास, सबके पास ऐप हो गई, सबने मंगवाना शुरू कर दिया। 8 मिनट में आ रही है हर चीज। तो हमारी सोसाइटी के अंदर एक अमूल का स्टोर है, उसमें एक दुकानदार है, तो उसकी ऑब्वियसली बिक्री धीरे धीरे कम होने लगी। बट मैंने देखा मेरे घर वालों फिर भी उसी से सामान ले रहे हैं बहुत कुछ। तो मैंने कभी कुछ कहा नहीं, मैंने कहा होता होगा कुछ। तो एक बार कोई सामान के लिए मैंने भेजा, तो छोटे भाई ने कहा, उन्होंने कहा कि 2 घंटे में घर पे दे देंगे वो। तो मुझे समझ नहीं आया, जो चीज़ 8 मिनट में मिल रही है 10 रुपये ज़्यादा में, वो 2 घंटे क्यों इंतज़ार कर रहा है कोई। बाद में मुझे घर वालों ने समझाया कि वो इंसान बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने 2-3 कहानी मुझे सुनाई जो मैं बड़ा प्रभावित हुआ, मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा एक बार वो खुद आए घर पे बोलने रात को 9 बजे कि मैं अभी दुकान बढ़ा रहा था और मैंने देखा आपकी गाड़ी की लाइट, हेडलाइट भी और अंदर की कैबिन लाइट ऑन है, तो कहीं बैटरी ड्रेन ना हो जाए, मैं बोलने आया हूं कि गाड़ी आप बंद कर दो। जबकि वो उनका काम नहीं है, वो सिक्योरिटी का काम था। एक बार बहन ने बताया कि उनकी छोटी बेटी साइकिल चला रही थी, तो गेट के बाहर शायद वो चली जा रही होगी, तो उन्होंने रोका कि आपके मम्मी है साथ में, भाई है साथ में, कोई है। घर पे फोन किया कि बेटी ऐसे ऐसे जा रही थी, कहीं बाहर ना निकल जाए। कहने का मतलब क्या है, आप कितने करेक्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों के साथ जुड़ते कितने हो, कनेक्ट कितना है उससे फर्क पड़ता है। क्योंकि चाहे हिंदुस्तान हो चाहे बाहर हो, लोग उन्हीं के साथ बिजनेस करते हैं जिनको पसंद करते हैं। आप सोच के देखो, कोई भी घर है, जैसे 8 साल का बच्चा है घर पे, दूध नहीं पी रहा, और हमारा पर्पस है उसको दूध का ग्लास पिलवाना। माँ का समझाने का तरीका, बाप का समझाने का तरीका दोनों अलग है। माँ समझाती है बेटा दूध नहीं पी रहा, बच्चा कह रहे नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, माँ कहते कोई बात नहीं छोड़ दे, लेकिन तू तेंदुलकर बनेगा नहीं। बच्चा मोटिवेटेड हो जाता है कि तेंदुलकर दूध पी के बना है। माँ कहती और क्या, तू पिएगा तू भी बनेगा, बाकी तेरी मर्जी है। बच्चा कह रहा लाओ, अच्छा बॉर्नविटा मिला है, चीनी मिला है, बच्चे को दे दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा वही चीज बाप समझाएगा, पता है दूध कितने लीटर आती है? 65 रुपए लीटर आती, तू ना बाप करना, तेरे नखरे करा, पी चुपचाप। बच्चा रो रो के माँ के पास चला जाए। माँ ने पूछा क्या कह दिया आपने, अब रो रहा है?
अच्छा, करेक्ट जो आदमी होता है उसका अहंकार होता है ज्यादा, वो और दलीलें देता है कि मैं गलत कह रहा हूं। कुछ खाना नसीब नहीं होता लोगों को इस देश में, गरीबी रेखा के नीचे लोग मर रहे, इसको दूध मिल रहा है, ये कदर नहीं कर रहा। बाप को समझाना पड़ता है तुम बड़े करेक्ट आदमी हो, तुम्हारी प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है, बिक्री नहीं हो रही है तुमसे, क्योंकि तुम्हें बच्चे को समझा तो पा नहीं रहे, जो काम होना है वो तो हो नहीं रहा, बच्चा दूध पी नहीं रहा, तुम्हारे ज्ञान का करे क्या। लेकिन बाप और कुड़ता रहता है कि ये मुझे क्या समझ रहे हैं लोग, दूध में कैल्शियम है, इस घर में कोई नहीं समझता। बच्चा अगर वापस आके पूछ ले कि बड़ा चिल्ला रहा था, दूध में कैल्शियम कैल्शियम कह रहा है, 1 लीटर दूध में कितना कैल्शियम है बता। अब ज्ञान खत्म। कहने का मतलब क्या है, जिस युग में आज आप और मैं हैं, जहां इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, घर पे अलेक्सा है, वहां कस्टमर आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं, ये सुन। और ये हमने देखा है, लोग आपको तो क्या, डॉक्टर को जाके बता के आते हैं कि मैंने अपना डायग्नोस कर लिया है, या आप देख लो। डॉक्टर को बता के आ रहे। आपने देखा, मैंने एक चीज देखी है, आपने भी देखा होगा बच्चों के साथ, ये छोटे बच्चों के जो डॉक्टर हैं पीडियाट्रिक, कितने चेंज हो गए। ये डॉक्टर का काम था इलाज करना, वो बहुत करेक्ट नॉलेज के साथ बैठते हैं डॉक्टर, क्या टेस्ट होगी, क्या दवाई होगी, करेक्ट है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे। अब ये कनेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उनको धंधा करना है, क्लिनिक का किराया ज्यादा है, स्टाफ रखिए, बिजली का बिल जा रहा है। अब पीडियाट्रिक डॉक्टर टेडी बियर सजा के रख रहे हैं। आप देख रहे हो, क्लिनिक में कभी सुना था डिस्प्ले पे काम किया जाएगा, पोस्टर लग रही है वहां, हाइट नापने की मशीन, वेइंग मशीन की फ्री है, टॉय रखिए, कूदो इस पे, जिराफ रखिए उस पे बैठो, टॉफियां दे रहे हैं इंजेक्शन के बाद। कारण क्या है, लोग उस पर कनेक्ट करते हैं, और बच्चों को भी अच्छा लगता है कि भाई इंजेक्शन का दर्द तो हर जगह होगा, लेकिन जाओ यहीं। कहने का तात्पर्य है, 2 तरह के लोग होते हैं। आप सोचो ना, आपसे कोई मिल रहा है, आपके बारे में 2 राय के लेके जाता है वो, या तो आपको सुखीराम समझता है, या तो दुखीराम समझता है, चाहे रिश्तेदार हो, दोस्त हो, बिजनेस हो, कस्टमर हो। कैसे समझता है वो? आपके व्यवहार से, आपके बोलचाल से। तो मूड मेरा अगर अच्छा है तो मुझे कोई सुखीराम सोच के जाएगा, मूड अगर मेरा खराब है, मैंने कुछ कह दिया, मुझे वो दुखीराम कहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते करते ब्रांडेड हो जाते कि ये तो दुखीराम ही है, ये तो सुखीराम ही है, ब्रांड हो जाता है। लोग उसको ना उस शहर में उस हिसाब से पहचानने लगते हैं। पीठ पीछे बातें होती है कि यार ये नहीं आया ना महफिल में, रौनक कम हो गई, ये आता ना मजा आता, इसका मतलब क्या, सुखीराम है। क्योंकि सुखीराम क्या सोचता है, परिवार हो या धंधा हो, सुखीराम को लगता है जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, चाहे वो बीवी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कंपनी जिससे जुड़े हैं, चाहे कस्टमर हो। दुखीराम सोचता है जो भी मेरे पास है बकवास है, जो भी मेरे पास है बकवास है। तो फिर उसको बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं एक सेमिनार में था, एक सज्जन ने कहा, कह रहे सर आपकी बात सही है, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है, लेकिन ये दिल बहलाने के लिए अच्छा है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैंने कहा क्यों, क्या लगता है आपको? कह रहे सर मेरी शादी को हो गए 13 साल। कह रहे आप कह रहे हो मैं बीवी के बारे में सोचूं कि जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। मैं कहा हाँ, मैं तो यही चाहता हूं कि हम सारे यही सोचें कि हमारे पास जो बीवी है वो खास है। कह रहे सर ये तो दिल बहलाने की बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास अगर ऐश्वर्या राय होती बीवी की, फिर मैं गर्व से कहता कि मेरे पास जो है वो खास है। कह रहे जो मेरे पास है, कह रहे जो आपने नहीं देखी, कह रहे आप कह रहे उसको भी सोचो जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। कह रहे ये तो जबरदस्ती है, ये तो मजबूरी है। मैंने कहा भाई तू एक बात बता, ऐश्वर्या राय से तेरी शादी होती खुश रहता? कह रहे बिल्कुल रहता सर, ये पूछने वाली बात है। मैं क्या कैसे खुश रहता? कह रहे सर मिस वर्ल्ड है वो, दुनिया उसको देख देख के खुश हो रही है, तो मैं देखता तो मैं भी खुश रहता। मैं कहा तूने धूम 2 देखी है? कह रहा हाँ देखी है। मैं कहा हीरो कौन है? कह रहे ऋतिक रोशन। मैं कहा धूम 2 में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के बीच में एक चुंबन का दृश्य है, देखा है? कह रहा देखा है।
मैं कहा तू होता ना उसका पति अभिषेक बच्चन के जगह, आत्महत्या कर लेता। मैं कहा हम हैं नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग, हमारी ब्रेन इतनी बड़ी नहीं है। मैं नहीं दे सकता मेरे बीवी को कोई सफ़ेद साड़ी में बारिश में बाहों में नचवा रहा है, चूम भी रहा है, और वही बीवी मुझसे पूछ रही है रोटी कितनी खाओगे। मैं कहा निर्जल उपवास है हमारा, हम नहीं खा रहे कुछ, हम आज खाली पिएंगे। हम खाने लायक नहीं, हम पिएंगे आज, गम में पिएंगे। भाई ऊपर वाले ने मुझे वो बीवी दी है जो मैं चाहता हूं कि मेरे से संभल जाए। संभलेगी तो वो भी नहीं, लेकिन मुझे कभी कभी एहसास दिलाती है कि नियंत्रण के अंदर हो सकती हूं मैं, और किसी से हो जाती भाई साहब वो भी नहीं होता। इसको क्यों ऐसा होता है पता है? जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास नहीं है, क्यों सोचता है दुखीराम? साइकोलॉजी में इसको कहते हैं प्राप्ति में समाप्ति। जिस चीज की प्राप्ति हो गई उस चीज की खुशी समाप्त। हम सभी ने जब नई गाड़ी ली है, नई गाड़ी में आपने देखा होगा पहले हफ्ते अगर हल्की सी स्क्रैच लग जाए, इंसान रात को 2:30 बजे तक सोचता है कि यार स्क्रैच लग गई, बड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। सेम गाड़ी 3 साल बाद सेम ड्राइवर मैं चला रहा हूं, दिल्ली में खास करके ज्यादा होता है, पीछे से किसी ने ठोक दी, हम आवाज से डिसाइड करते हैं उतरना है या नहीं। कम आवाज आई, हम कह रहे छोड़ यार ठीक है, थोड़ी सी लगी होगी, ऐसा कोई खास नहीं हुआ। क्या? प्राप्ति में समाप्ति। कई बार मैंने अपने रिश्तेदारों में देखा है, आपने भी देखा होगा, शादी हो जाती है, संतान प्राप्ति में थोड़ी विलंब होती है, तो ये मंदिर वंदिर जाते हैं, कहीं पूजा वूजा करवाते हैं। किसी को मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, कि कोई जाके मांग रहा ऊपर वाले मुझे एक ऐसा बच्चा दो जो मेरे बिजनेस में चांद चांद लगा दे, 10-20 गुना बढ़ा दे, ओलंपिक में मेडल ले आए, कलेक्टर बन जाए। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं कहता ऐसा। लोग क्या कहते हैं? बच्चा दे दो जी एक। अच्छा जब दे देता ऊपर वाला फिर कहते क्या दिया जी? कह रहे इसमें तो कुछ खास है नहीं, खर्चा और करवा रहा है। कारण क्या है? प्राप्ति में समाप्ति। ये हर किसी के साथ होता है, खाली आपके साथ नहीं, मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। और ये बातें स्वप्निल और सिद्धार्थ के लिए नहीं है, ठीक है? कहीं आप उसमें चिपका दो, ये तो अभी बच्चे, ये सबके लिए लागू होता है, हमारे लिए भी, हमारे पिताजी के लिए, सबके लिए भी। प्राप्ति में समाप्ति हर जगह होती है। तो करना क्या है? बिजनेस का जो रूल है, सुखीराम बनने का जो तरीका है, क्योंकि आप सोच के देखो, मैं सुखीराम बनना चाहता हूं, मैं सुबह उठूं, मोबाइल देखूं, और आजकल वो जो रील हो गई है उससे इंसान को दुखीराम बनने में 30 सेकंड लगते हैं, कुछ भी आ जाता है। और रील की होती है एडिक्शन। तो मुझे शुरू में लगता था ये बच्चे हमारे बर्बाद हो गए, इनको रील के एडिक्शन हो गई, ये अजीब दुनिया के लोग हैं। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूं, उसका शिकार मैं भी हूं, मेरी माताजी भी है, सब देख रहे, सब देख रहे। एक बार मैं एयरपोर्ट में बैठा, वो फ्लाइट डिले हो गई, रील देख रहा हूं मैं। 25 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि क्या कर रहा है भाई, क्या देख रहा है। अच्छा मैंने शुरू की थी, कहीं भगवत गीता का एक श्लोक किसी ने भेजा था, मैं उससे शुरू की थी। मैंने देखा 25 मिनट में 2 सांड की लड़ाई देख रहा हूं मैं, और एहसास होने के बाद भी मुझसे रुका नहीं जा रहा। मैं क्या इसको पूरा देख लूं एक बार, कि कहां पहुंचे, कहां तक लड़ाई पहुंची, उसके बाद देखूंगा मैं। कुछ ना कुछ गलत हो रहा है दुनिया में, चाहे वो सांडों के बीच हो रहा है, देशों के बीच हो रहा है, रिश्तेदारी में हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। उस बीच में सुखीराम बनना। मेरा बच्चा तो 14-15 साल का हो रहा है, ये मुझे रील भेज देता है, अच्छे बाप होने के 5 गुण। अच्छा मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। मैंने देखा 3-4 बार देखा, मैंने एक बार खोल के देखा कि भेजा क्या है, देखता हूं। वो 5 के 5 गुण जो लिखे हैं उसमें मैं फेल हूं। मेरे पास वो है नहीं कि बाप को ऐसे करना चाहिए, उसमें 0 नंबर आ रहे हैं, दूसरा ये करना चाहिए, उसमें 0 आ रहे हैं। अब मैं कहा क्या करूं? मैंने फिर उसको बुलाया, मैंने कहा देख भाई, मैं तेरा बाप हूं,
मैं कहा मेरे पास बाप होने का कोई डिग्री डिप्लोमा है नहीं। मैंने कहा तू मेरा पहला प्रोजेक्ट है और आखिरी भी है। मैं कहा जो थोड़ी बहुत मुझे ज्ञान है वो मैं तेरे पे लगाऊंगा, हो सकता है ठीक लग जाए, हो सकता नहीं, नफा नुकसान तो होता रहता है। मैं कहा बाकी रही तेरी बात, मैं कहा मैं तेरा बाप रहूंगा इस जीवन में, तेरे पास ऑप्शन है नहीं। बात तो सही है, क्योंकि करूं क्या मैं? तब मुझे एहसास हुआ कि चाहे बच्चा हो, बीवी हो, कस्टमर हो, धंधा हो, पहले कनेक्ट करो, बाद में करेक्ट करो, और उसके लिए सुखीराम बनना बड़ा जरूरी है। तो उसका तरीका क्या है? एक मैं आपको टेस्ट देता हूं, आप इसको ब्रेन को समझोगे, मैंने भी समझा था इसको देख के। इस वीडियो को आप देखना कि कैसे हल्का सा ब्रेन को अगर आप देखते हो, एक सेकंड, जिससे मैं पूछूं जवाब देना, एक टेस्ट है ये ब्रेन का। This is an awareness test. इसमें आप देखोगे दो टीम है, दोनों के पास एक एक बॉल है, एक सफेद की टीम है, काले की टीम है। अब ये क्या करेंगे? खेलना शुरू करेंगे। खेल क्या होगा? एक थ्रो करेगा, एक कैच करेगा। कौन किसको थ्रो करेगा? व्हाइट वाले व्हाइट वाले को, ब्लैक वाले ब्लैक वाले को। आपका इसमें काम क्या है? टेस्ट क्या है? आप मुझे बताना, ये जो चार सफेद के बच्चे हैं आपस में कितने बार एक दूसरे को बॉल थ्रो करते हैं? तो कैसे गिनोगे? सेकंड इंसान के पास बॉल है, जैसे उसके हाथ से उछले बॉल, गिनती शुरू हो जाएगी, एक, फिर वो किसी और को फेंकेगा, दो, फिर किसी और को फेंकेगा, तीन। जितने बार बॉल हाथ से चेंज हो, उछले हवा में, उतना आपने बताना है। मतलब समरी क्या है क्वेश्चन? नंबर ऑफ थ्रोस व्हाइट का बताना है मुझे, ठीक है? जिससे पूछूं बताना। How many passes does the team in white make? कितने हुए? ओह भाई, वेरी गुड। The answer is 13. जिनका भी 12, 13, 14, उनके लिए ताली बजाओ जरा, जिनका जवाब था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा वही चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप देखो, This is an awareness test. स्क्रीन पे टोटल कितने लोग हैं? 8 है। कोई 9th नजर आए किसी को, ताली बजाना। जब भी नजर आ जाए, How जिसको many पहले नजर आएगा passes does ताली the team बजाना। in white make? आया नजर? अब ये बीच में खुले में खड़ा है, बॉल के करीब है, नाच नाच के गया है, फिर भी हमें नजर आया नहीं। कारण क्या है? क्योंकि हमारा ध्यान किस पे था? बॉल गिनने पे था। देखो, दुनिया में कुछ ना कुछ तो खराब होता रहेगा, चाहे धंधे में हो, बिजनेस में हो, दुनिया में हो, देश में हो, कहीं पे भी भालू जैसे अड़चने आएंगे जाएंगे। अगर आपका ध्यान है धंधे पे, आपका ध्यान है स्वास्थ्य पे, आपका ध्यान है परिवार पे, भालू जैसे अड़चने आएंगे जाएंगे, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ठान लिया है भालू ही देखना है तो सुबह से लेकर रात तक भालू ही दिखेगा। तो ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि आपका फोकस किस पे है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग ना पहले बड़ी अच्छी बातें कहते थे, साइकोलॉजी से समझा नहीं पाते थे, लेकिन वो समझा देते थे हमें कि भाई खाली दिमाग शैतान का घर है, कि अगर टाइम पे लगाए तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं फिर बड़ी मुश्किल चीज है, क्योंकि है तो सारी ना, और फोकस ना हो बड़ी मुश्किल होती है। ऐसे एक न्यू जनरेशन का लड़का आया धंधे पे, तो जब आया तो पिताजी तो उसके बिजनेस में थे 25 साल से, तो गल्ले पे जब बैठना शुरू किया तो 7-8 दिन में बोर हो गया वो। कह रहे पिताजी मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मैंने सुना है कि लक्ष्य बनाओ तो जल्दी ग्रोथ होती है। तो बाप ने कहा हाँ बिल्कुल सही सुना है। कह रहे मुझे सिखा दो लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। तो बाप बड़ा खुश कि 22 साल में बच्चा इतना बड़ा सवाल पूछ रहा है, लक्ष्य बनाएगा, बिजनेस में आगे बढ़ाएगा। बाप कह रहा है बेटा मुझे बड़ी खुशी हो रही है तू ये सवाल पूछ रहा है, तो मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तू मुझे बता दे क्या लक्ष्य है, तूने क्या सोचा, क्या है तेरे दिमाग में। बच्चा कह रहा है मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं है। तो बाप ने कहा फिर क्या सिखाऊं तुझे। कह रहे मुझे तकनीक सिखा दो, मैं कर लूंगा। बाप कह रहा है ऐसा नहीं होता, पहले लक्ष्य बना फिर उसमें देखेंगे क्या करना है।
बच्चा गरम खून कह रहा नहीं पापा आप सिखाना ही नहीं चाह रहे। तो बाप को समझ आएगा औलाद तो मेरी है, जिद्दी है, हटी है। कह रहे तू एक काम कर बेटा, कल सुबह 5 बजे इंडिया गेट पे मिल। दिल्ली में कड़ाके की सर्द, दिसंबर का महीना, कोहरा जबरदस्त। पहुंचा 5 बजे शार्प, यार दोस्त को लेके। तो बाप ने उसे पूछा, कह रहे वो बल्ब देख रहा है सड़क पे? तो उसने देखा, कह रहे हाँ देख रहा हूं पापा। कह रहे तेरा काम है दौड़ के उस बल्ब को छूना है, वापस आना है। कितना समय लगेगा? तो उसने थोड़ा सोचा, कह रहे लगेगा 12-15 मिनट। क्या कर लेगा? कहता हाँ कर लूंगा। सारे यार दोस्त जो गए थे सबने ताली बजाना शुरू किया, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। भागा ये। 15 मिनट हो गए, सब राह देख रहे कि आके कुछ बताएगा, आ ही नहीं रहा कहीं से। 20 मिनट हो गया, लोग देख रहे हैं, कुछ नजर नहीं आ कहीं। आधे घंटे बाद ढीला ढाला सा लौटा, सारे गिर के खड़े हो गए। कह रहे क्या हुआ, गिर गया था क्या? कोई जवाब नहीं, कभी बाप को देखे कभी नीचे। फिर सबने पूछा क्या हुआ, बल्ब को छुआ? कोई जवाब नहीं, कभी बाप को देखे कभी नीचे। सबको समझ आ गया जब तक बाप है तब तो कुछ कह नहीं रहा। जैसे ही बाप चला गया, सारे फिर घेर के खड़े हो गए। कह रहे क्या हुआ बता तो यार, कॉन्फिडेंटली तू गया था कि मैं 12 मिनट में करके आ जाऊंगा और हालत तेरी बड़ी ढीली है, हुआ क्या? कह रहे यार वो ट्रैक्टर के पीछे दौड़ा दिया। कह रहे वो टेल लैम्प थी ट्रैक्टर की, कोहरे में दिखी नहीं, मैं दौड़ता गया। जहां समझ आया वहीं से वापस हो रहा हूं। लक्ष्य अगर नहीं है तो फिर एक तो पहुंचेगा इंसान कहीं नहीं, मेहनत पूरी, और भालू परेशान करेंगे और किस्मत को कोसेगा और फिर कहेगा जो भी मेरे पास है सब बकवास है। आप सुना ना, एक आदमी गया ऊपर वाले के पास, कह रहे ऊपर वाले क्या इतने बार मैं तुमसे जा रहा हूं मांगने, 1 मंदिर 2 मंदिर, धाम चला गया चारों, क्यों दे क्या रहे हो तुम? तो ऊपर वाले ने पूछा कि तू बेवकूफ है, तू मंदिर में जब आता है वहां दान पेटी में कुछ डालता है, कोई मानसिक पूरा करता है, नारियल चढ़ाता है, चद्दर चढ़ा रहा है। कह रहे डायरेक्ट वहां कोई किसी को दे रहा हूं मैं? तो उसने कहा नहीं, भक्त को डायरेक्टली तो कुछ नहीं मिलता। कह रहे फिर मैं अगर तुझे देना चाहूं तो कैसे दे सकता हूं बता? मंदिर में तो डायरेक्ट मेरा कोई काउंटर है नहीं। तो उसने कहा मुझे तो नहीं पता। कह रहे मैं 2 माध्यम से तेरे पास पहुंचूंगा। कह रहे एक माध्यम है तेरा कार्य क्षेत्र जिससे तू पैसा कमा रहा है, और एक माध्यम है तेरा परिवार जहां पैसा खर्च हो रहा है। ये दोनों की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। अगर मुझे सुख देना हो या सीख देना हो, ये 2 माध्यम से दूंगा मैं। जो ये दोनों के प्रति ईमानदार है, दोनों के प्रति फोकस है, उसको समझ आता है जो भी मेरे पास है खास है। अब इन दोनों को मैं ना संभालो फिर जाके माथा टेक लूं कहीं, उसका फायदा है नहीं, क्योंकि देना मुझे ऊपर वाले ने इसी माध्यम से ही। तो इसके लिए मेन काम है लोगों के साथ कनेक्ट करो, बाद में करेक्ट करो। एक वीडियो से मैं अंत करूंगा, आप देखना कि कनेक्ट में कैसे कनेक्ट किया जाता है धंधे में। आजकल जैसे मैंने बताया, चाहे डॉक्टर हो, चाहे ये होटल्स हैं, भाई साहब ये बॉटल की प्राइस यहाँ 270 रुपये तक जाती है 5 स्टार में, जबकि 20 रुपये की बॉटल है ये, ढाबे पे 20 की मिलती है। फर्क क्वालिटी में उतनी नहीं है, प्रेजेंटेशन में। ढाबे में अगर आप इसको मांगोगे, ढाबा वाला पटकेगा लाके 1 बॉटल आपकी और कुछ, उसको समझाने में टाइम लग जाता। भाई बॉटल पटका मत कर, तो ऐसे वो झगड़ेगा आपसे कि भाई साहब ज्ञान मत दो मुझे, पटकने से बॉटल फट गई। हम कह नहीं। पानी गर्म हो गया? कह नहीं। पानी में कोई मिलावट आ गई? नहीं। कह रहे फिर किस बात का ज्ञान दे रहे हो, हम तो ऐसे ही धंधा कर रहे हैं। अच्छा, 5 स्टार में इसी बॉटल को वाइन बॉटल के तरह लिटा के लाता है। आई होप द टेम्परेचर इज राइट सर। आवाज थोड़ी धीमी, गंभीर। आदमी को लगता है दे दे 270, कोई ने टिप भी देते हैं क्या? क्या एक तरीका है, एक तरीका है। भाई हम गए बाली में, बीवी और मेरा बच्चा था 2 साल का, तो उसकी तो टिकट नहीं लगी, फ्री था, तो होटल वालों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। इन्होंने सोचा हनीमून जोड़ा आ रहा है, कनेक्ट के लिए तो होटल वाले बहुत कुछ करते हैं। भाई सब जो अंदर गए, आपने देखा होगा 2 टावल को बतख बना के रखा है। टावल को बतख बना के नहाया कोई आज तक?
टावल को बेड पे देखा ना, बतख पूरी को सजा के रखते हैं, घर पे कोई नहीं रखता, लेकिन ये देखते ही अच्छा लगता है कि भाई साहब बतख। बीवी बड़ी खुश हुई कि भाई साहब क्या सजाया है। मेरा मूड बड़ा खराब हो गया। मैंने कहा देख भाई ये बतख हटा, हम अपना साथ लेके आए, ये बीच में सोएगा तो हम इसको हटाओ यार। कारण क्या है, वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं, हर कोई कनेक्ट करना चाह रहा है, और जहां कनेक्ट हो जाता है वहां पे सारी चीजें अच्छी होती है। तो वो जितना आप कर पाओ उतना अच्छा है। इस वीडियो आप देखना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है पर्सनली ये। हाँ हाँ मम्मी, मैं तो कब से कह रहा हूँ आप लोगों को यहाँ शिफ्ट हो जाइए ना, बिल्कुल आराम से रहेंगे। हाँ, तो आप समझाइए ना बाबूजी को, मेरी तो सुनता ही नहीं है। हम सब यहाँ हैं, आप वहाँ अकेले रह रहे हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा सुनिए, बाबूजी की तबीयत कैसी है, बुखार उतरा उनका? हाँ जी, दिवाली पे तो आ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, बाबूजी को प्रणाम बोलिएगा जी। क्या हुआ? What happened? वही कहते हैं, सालों से एक जगह रह रहे हैं, कहीं और सेटल नहीं हो पाएंगे। पता कोई बात हुई है? अब आदत हो जाती है ना एक जगह पे रह के। मे बी। ऑफिस टाइम किसी, लव यू, हैव फन। You want रमेश, more? इन बॉक्सेस को रख देना स्टोर रूम में, ठीक है? बाय बाय, गेटिंग लेट। रमेश, सामान निकालो। अरे गुड़िया, अच्छा मेरा, खुश रहो। जीते रहो जीते रहो। बाबूजी क्यों? अच्छा घर बनाया रे तूने, स्टार्टअप अच्छा चल गया तेरा। हाँ, चलिए आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। हाँ। आइए ना। भाऊजी आप भी बैठिए हाँ, ना। बैठो, बैठो। बाबूजी आराम से खाइए ना। ईशा, पिलाओ दो बाबूजी को। मुझको भी दो। थैंक यू। अच्छा है? तुमने नोटिस किया है, मम्मी और पापा कुछ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं यार, उनको आदत नहीं है ना। तो हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, मतलब हम कुछ कर सकते हैं इस बारे में? अच्छा बाबूजी, एक बात बताइए, आप लोग अवधेश चाचा के कब जा रहे हैं? अवधेश, क्या हुआ, आपको नींद नहीं आई क्या? नहीं नहीं आई ना। थके हुए लग रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बताइए ना प्लीज। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई अरे बात बेटा, नहीं। गद्दा नरम है ना, इसलिए उन्हें नींद नहीं आई। अरे अब देखना, झूले पे बैठ के हिंदी अखबार पढ़ने की आदत है इन्हें। अरे क्या तुम भी। अब मैं तो पूछने आता कि अब अवधेश चाचा के कब जा रहे हैं अभी कुछ ही देर में निकलेंगे। और लौटेंगे कब? सोच रहे थे कि थोड़े दिन वहां रह के दिवाली तक लौट आए। हाँ। नहीं ठीक है, बढ़िया, सुबह, अच्छा है। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ और ईशा आप लोग को ऑफिस आते हुए ड्रॉप कर, अच्छा है ना? है बाबूजी? अच्छा ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए। ठीक है।
अब ये इसके अंदर। नाइस, अब क्लैपिंग करेंगे। ये अरे गुड़िया, हैप्पी दिवाली। अरे मेरा बच्चा। ये आप बनाइए। कौन से फूल लगाए इसमें? आइए अंदर चलते हैं। चलो। कमरा कैसा लगा आपको बाबूजी? बिल्कुल अपने घर जैसा। तो अब यहीं रह जाइए ना हमारे साथ। वो क्या कहते हैं, क्या हैप्पी दिवाली। हाँ, आपको भी। अब यहाँ पे आपने देखा ना, ये स्वप्निल सिद्धार्थ के लिए भी है और सारे जो 50% से ज़्यादा यंग जनरेशन है उनके लिए भी है। इनफैक्ट दोनों के लिए। आपने देखा कि जब पिताजी को तकलीफ हुई हर इंतज़ाम से, फिर भी उन्हें रिश्तों के गरिमा का खंडन नहीं किया। उन्होंने चूं चूं नहीं की कि कैसी सोफ़ा लगा रखी है, ये अंग्रेजी अखबार कौन पढ़ता है, इस तरह के गद्दे में कौन सोता है, क्या इंतज़ाम है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनको समझ आया बेटे ने अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से ठीक किया है। अच्छा, बेटे ने भी उसकी गरिमा रखी कि अगर इनको नहीं समझ आ रहा है, मेरे से कोई गलती हुई होगी। उसने भी अपनी बड़ाई नहीं की कि मैंने तो हर तरह का इंतजाम किया, इसमें भी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा और मैं क्या करता। बेटे ने भी माँ से जानने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता था कि पिताजी कहेंगे नहीं। तो जितने भी यंग जनरेशन है, मुझे उनसे उससे अनुरोध है कि पिताजी ने भी कहीं से शुरू किया होगा, तो एक ना ग्रेस गरिमा अगर बनाए रखोगे तो आप उनको समझना आसान होगा। और पिताजियों से भी अनुरोध है कि बच्चे गर्म खून है, आइडिया बहुत सारे आ रहे हैं, तो उनको भी आपको ढंग से सुनना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे याद है ग्रेटर नोएडा में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, मैं बहुत साल से वहाँ जाता था। तो वहाँ एक सज्जन मिले बड़े दिनों के बाद, किसी और ट्रेनिंग प्रोग्राम में था मैं, तो रिटायर होके वो कंसल्टेंट बने थे उस कंपनी में। तो मैंने पूछा, मैं कहा और भाई साहब सब ठीक? कह रहे जी हाँ हाँ सब ठीक, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो लगा रहता है। तो मैंने कहा आपने तो बेटी की शादी 4 साल पहले कर दी थी, बेटे की तो अभी अभी की है, आप तो मुक्त हो गए, आराम से जियो जिंदगी। कह रहे नहीं साहब, वो जो बेटे की शादी कराई है ना। मैं कहा क्या हो गया, कुछ हुआ? कह रहे नहीं कुछ हुआ नहीं, बट देखो बहू कैसे निकलती है। तो मैंने पूछा, मैं कहा आपके घर जो बहू आई है, ये आपके घर से पहले बाकी घरों में भी बहू रह के आई है? कह रहे नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कहा बहू होने का कोई डिग्री डिप्लोमा किया है उन्होंने? नहीं। मैं कहा तो न्यू ज्वाइनी हुई हो तो? मैं कहा जब कोई न्यू ज्वाइनी आ रहा है तो उसको आप सपोर्ट करोगे, खामियां निकालोगे?
मैं कहा आपका बेटा पहली बार हस्बैंड बन रहा है, उसको भी कोई तजुर्बा नहीं है हस्बैंड बनने का, गलतियां तो होंगी, और आप ढूंढोगे तजुर्बे के साथ तो 36 निकलेगी, उसमें कलेश और बढ़ेगा। कह रहे तपस जी आज आपने आंखें खोल दी, हमें समझ आ रहा है, हम पति पत्नी, हमें हो गए 45 साल शादी को, हमने दुनिया देखी है, हमें पता। मैं कहा आपको ना चौड़े होने की जरूरत नहीं, सास ससुर पहली बार बने हो तुम भी। मैं कहा चारों घर तुम न्यू ज्वाइनी हो इस घर में, अगर इस नएपन के साथ रिश्तों को शुरू करोगे मिठास बनी रहेगी, एक दूसरे की गलतियां निकालोगे, करेक्ट करोगे, 36 निकलेगी, कलेश और बढ़ेगा। और इसका निदान एक ही है सुखीराम बनने के रहने का, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है।